बलवंत ने मतलूब की गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर सिगरेट सुलगाने के बहाने गहरी नजर से गली का जायजा लिया, मगर उसे कोई मुश्तबा शख्स नजर न आया। एक दरवाजे के सामने खड़े सफेद कपड़ों वाले शख्स पर उसे थोड़ा शक गुजरा, मगर जब दरवाजा खुलने पर वो अंदर चला गया तो उसका शुबा दूर हो गया। नुक्कड़ के साथ बनी हुई मस्जिद के दरवाजे पर बैठे हुए भिखारी पर उसने उचटते हुए नजर डाली, जो उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से घूर रहा था। 2 दिन पहले जब वो मतलूब से मिलने आया था तो उस वक्त भी उसने एक भिखारी को उस जगह बैठे हुए देखा था, लेकिन उसका हुलिया बलवंत के दिमाग से महव हो गया था। शायद वो यही था। उसने सर झटक कर इस गलीज भिखारी को अपने दिमाग से निकाला और कदम आगे बढ़ा दिए। मतलूब के घर से चंद घर पहले ठेले वाला सब्जी फरोश एक जवान औरत से उलझा हुआ था। वो दोनों किसी एक रेट पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। मतलूब को सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आया। उसने सारे अंदेशे बालाए ताक रख कर मतलूब के दरवाजे पर दस्तक दी। मतलूब तो शायद उसका मुंतजिर बैठा हुआ था। उसने दरवाजा खोलने में देर नहीं लगाई थी। बलवंत को पहचान कर उसने एक तरफ होकर उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया और उसके अंदर घुसते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। अगर मतलूब के घर में दाखिल होने के बाद बलवंत एक मर्तबा फिर गली में झांक लेता तो उसे ये देखकर लाजिमन हैरत होती कि सब्जी फरोश ने उस औरत से मुबाहसा तर्क कर दिया था और मस्जिद के सामने बैठा हुआ भिखारी मस्जिद छोड़कर मतलूब के घर की तरफ रवाना हो गया था। जबकि गली की एक साइड पर बनी गंदे पानी की नक्काशी वाली नाली की सफाई करने वाले स्वीपर ने भी अपना काम दरमियान में छोड़ दिया था। वो इन तमाम बातों से बेखबर मतलूब के साथ उसके ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और मतलूब के तशरीफ रखिए के जवाब में सोफे पर बैठते हुए बोला, मतलूब साहब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप बस फाइल मेरे हवाले करें और इजाजत दें। मतलूब बोला, शिराज साहब ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ गर्म ठंडा हो जाए फिर चले जाना। बलवंत ने कहा, मतलूब साहब अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर आपकी मेजबानी से लुत्फानंदोज होता, मगर अफसोस मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मेरी माजरत कबूल करें। मतलूब ने कहा, चलो जैसे आपकी मर्जी, ये ले अपनी अमानत। उसने खाकी रंग का एक फूला हुआ लिफाफा बलवंत की समत बढ़ाया, जिसे बलवंत ने झपट कर पकड़ा और उसे खोलकर उसमें मौजूद कागजात का जायजा लेने लगा। कागजात की तस्दीक होते ही उसकी आंखों में मौजूद चमक में इजाफा हो गया था। वो लिफाफा बंद करते हुए बोला, आपने अपना अकाउंट तो चेक कर लिया था ना? मैंने कल ही मतलूबा रकम आपके अकाउंट में जमा करवा दी थी। मतलूब ने कहा, जी बिल्कुल। बलवंत खड़ा हो गया, तो फिर मुझे इजाजत दें। 2 दराज कद के जवान ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। महाराज कहाँ जाएंगे, हमें भी साथ ले चलो। मतलूब हक लाकर रह गया, कौन हो तुम लोग? जबकि बलवंत को ऐसा शौक लगा कि वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। दोनों में से एक जवान ने कहा, फिदवियान को मुनकर नकीर कहा जाता है। मतलूब ने कहा, मगर तुमने बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? ये एक पर्देदार घराना है और तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एक जवान बोला, चलो अब तो आ गए हैं, आइंदा ख्याल रखेंगे। ये कहकर वो बलवंत से मुखातिब हुआ, मिस्टर शिराज या जो भी नाम है तुम्हारा, कागजात मेरे हवाले कर दो। बलवंत बोला, कौन से कागजात? जवान अपने साथी से बोला, दिलबर इसे बताओ कौन से कागजात की बात हो रही है। और उसकी बात खत्म होते ही उसके साथी का हाथ पूरी कुव्वत से घूमा। चटाख की आवाज से पूरा ड्राइंग रूम गूंज उठा। बलवंत उछलकर सोफे पर जा गिरा। पता चल गया या मजीद बताऊं? और इस मर्तबा बलवंत ने खामोशी से जेब से कागजात निकालकर उसकी समत बढ़ा दिए। एक थप्पड़ ने ही उसे समझा दिया था कि उनसे हुज्जत बाजी कितनी महंगी पड़ सकती है। लिफाफा खोलकर उसने कागजात का सरसरी जायजा लिया और फिर इत्मीनान से उन्हें जेब में डालकर वो साथी से बोला, इसकी तलाशी लो। उसका साथी आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में बलवंत की तलाशी लेने लगा। उसकी अंदरूनी जेब से पिस्तौल निकालकर वो मतलूब की समत बढ़ा, मगर उसके लिबास से कोई काबिल जिक्र चीज बरामद न हुई। तलाशी से फारिग होकर उसने अपनी जेब से बारीक सी हथकड़ी निकाली और बलवंत को लगाकर दूसरी हथकड़ी से मतलूब के हाथ जकड़ दिए। थोड़ी देर बाद वो उन्हें मतलूब के घर के बाहर खड़ी काले शीशों की वैगन में बिठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टियां बांध रहे थे। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।
लड़कों की ट्रेनिंग को 4 चांद लग गए थे। उनकी सूखी बेरंग और वीरान जिंदगी में बहार आ गई थी। दिन की कठिन तरबियत सुहानी रात के इंतजार में गुजरती। वो तमाम जिस तबके से ताल्लुक रखते थे उस तबके में औरत का वजूद शजरे ममनुआ की हैसियत रखता है, जबकि वहाँ कोई भी ट्रेनिंग करने वाला महरूम नहीं रहा था। न सिर्फ कामरान, इस्माइल, रहीम और अब्दुल्ला जैसे हैंडसम लड़कों को उनकी तहरीक का मस्बत जवाब मिला था, बल्कि फखर जमान, जमशेद और साकिब जैसे वाजबी शक्ल सूरत के लड़के जिन्हें आसानी से बदसूरत शुमार किया जाता, वो भी यूनिवर्सिटी की लड़कियों के इल्तिफात से महरूम नहीं रहे थे। इनमें ज्यादातर लड़कियां वहीं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थीं। अपना तारुफ उन्होंने अमीर घरानों की बिगड़ी हुई जदीद फैशन की दिलदादा लड़कियों के तौर पर करवाया था। शहजादी यानी पार्वती 2 दिन के अंदर इस्माइल के दिमाग से महव हो गई। हालांकि उससे पहले गुजरने वाली रातों की तन्हाई में उसका अंग अंग शहजादी का तलबगार रहता। अब ये कमी मून ने पूरी कर दी थी, लेकिन वो ज्यादा देर मून पर इक्तिफा न कर सका। उसके बाद जूही और जूही के बाद रखशंदा उसकी जिंदगी में दाखिल होती चली गई। हैरानी की बात यह थी कि इन लड़कियों में औरत के अंदर पाए जाने वाली फितरती रकाबत का जज्बा बहुत कम या बिल्कुल मफकूद था, लेकिन ये उनके सोचने का मैदान नहीं था। फिलहाल तो वो आम खा रहे थे और आम खाने वाले को पेड़ गिनने का होश नहीं रहता। उस वक्त वो 2 ग्रुपों में मुनकसिम छोटे हथियारों से शिस्त लेने का तरीका समझ रहे थे। इस्माइल शाह की सारी तवज्जो अपने वेपन इंस्ट्रक्टर काशिफ की तरफ मबजूल थी। वो कह रहा था, देखें, हर हथियार की मैकेनिकल साइट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 फ्रंट साइट और नंबर 2 रियर साइट। रियर साइट उमूमी तौर पर रेंज फिक्स करने के काम आती है। इसमें शिस्त लेने के लिए या तो होल बना होता है या फिर इंग्लिश के लफ्ज वी की तरह का कट बना होता है, जबकि फ्रंट साइट की पतली सी नोकदार टिप बनी होती है। फायर करते वक्त जरूरी है कि आप रियर साइट के होल में से देखते हुए फ्रंट साइट की टिप को टारगेट से मिलाएं, हथियार की साइडों को सीधा रखें, अपनी गिरफ्त मजबूत रखें और सबसे बढ़कर अपने सांस पर काबू पाएं। हर हथियार के ट्रिगर में थोड़ी सी आजादाना हरकत होती है, जिसे पुल ऑफ सरफेस कहते हैं। याद रखें कि फायर करने से पहले जब आप शिस्त लें तो इस आजादाना हरकत को पूरा करें, उसके बाद सांस रोकते हुए फायर कर दें। इस ज़मीन में ये ख्याल रहे कि आपने न तो सांस को अंदर खींच कर रोकना है और ना ही बाहर निकाल कर, बल्कि आप सांस ले रहे हो या सांस निकाल रहे हो उसको अपनी जगह पर रोक लें। फायर करते वक्त झटका लगता है। ये झटका हथियार की ताकत पर मुनहसिर होता है, यानी पिस्तौल से फायर करते वक्त खफीफ सा झटका लगेगा तो 8 mm जैसी राइफल से फायर करते वक्त अच्छा खासा झटका लगेगा, मगर ये झटका इतना ज्यादा नहीं होता कि किसी नुकसान का बाइस बन सके। आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि ट्रिगर प्रेस करते वक्त लाशौरी तौर पर फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए कंधा आगे की तरफ नहीं बढ़ाना। काशिफ ने एक लम्हे के लिए रुककर तमाम के चेहरे पर तायराना निगाह डाली और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी कभी फायर दुरुस्त निशाने पर नहीं लगता तो आप समझ जाएं कि हथियार की सिफरकारी में फर्क है। सिफरकारी कहते हैं हथियार की साइटों का मुआयना करते हुए उनमें मुनासिब तब्दीली करना कि हथियार से दुरुस्त फायर करना मुमकिन हो सके। हर हथियार की सिफरकारी का तरीका मुख्तलिफ होता है और ये तरीका हम हर हथियार के साथ ही पढ़ेंगे, जैसे AK-47, 8 mm और 7 mm के बारे में आप पढ़ चुके हैं। काशिफ की बात खत्म होने से पहले कामरान बोल पड़ा, सर आपने 12 बोर की सिफरकारी के मुतालिक तो नहीं पढ़ाया। काशिफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, 12 बोर की सिफरकारी नहीं की जाती। कामरान ने पूछा, मगर क्यों सर? उसने कहा, क्योंकि उसके कारतूस में छर्रे भरे होते हैं जो बिखर कर टारगेट की समत बढ़ते हैं, इसीलिए इस हथियार को ज्यादातर परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्माइल शाह ने पूछा, सर पिस्तौल से शिस्त लेने मेरा मतलब है फायर करने के यही उसूल हैं? काशिफ बोला, पिस्तौल के बारे में अभी तक आपको तफसील से पढ़ाना रहता है क्योंकि ये आज के दौर में बहुत मुफीद हथियार है। बल्कि मैं ये कहूँ तो मुबालगा न होगा कि तरक्की याफ्ता शहरों में 95% जराइम में पिस्तौल का ही इस्तेमाल होता है और इसकी वजह इसकी बनावट का मुख्तसर होना है, क्योंकि ये आसानी से छुपाया जा सकता है। बाकी जहाँ तक इसके शिस्त लेने का ताल्लुक है वो मैं इसके अपने पीरियड में तफसील से बताऊंगा। अलबत्ता एक बात जो शायद आपके लिए दिलचस्पी का बायस हो कि जदीद आने वाले पिस्तौलों में ऐसे पिस्तौल भी शामिल हैं जिनके साथ एक लेजर पॉइंटर लगा होता है। आप टारगेट पर लेजर को ले जाएं और फायर कर दें, गोली निशाने पर लगेगी। इसकी मदद से तो एक आम बंदा भी निशाने पर गोली मारने के काबिल हो सकता है। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात थी और आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हर किस्म के हथियार से मतलूबा टारगेट को निशाना बना सको। इस्माइल ने पूछा, सर क्या हमें बड़े हथियारों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा? काशिफ ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने कौन सा सरहद पर जाकर दुश्मन फौज का मुकाबला करना है,
अलबत्ता रॉकेट लॉन्चर के बारे में आपको तफसील से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका शुमार बड़े हथियारों में होने के बावजूद ये बनावट में मुख्तसर है। इसके अलावा किसी हैवी वेपन को सीखने का कोई फायदा नहीं, बल्कि इसे टाइम का ज़िया कहना ज्यादा मुनासिब होगा। क्या आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं? सब एक साथ बोले जी सर। काशिफ ने कहा, बाकी आप लोगों ने एक दफा फायर का तजुर्बा कर लिया है, जिसमें बमुश्किल 2 बंदे टारगेट को निशाना बनाने में कामयाब हो सके थे। लेकिन इस मर्तबा फायर करते वक्त आप लोगों ने इन उसूलों को मद्देनजर रखना है जो मैंने अभी लोगों के सामने बयान किए हैं। उसके बाद देखना कि गोलियां निशाने पर लगती हैं कि नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि तमाम लोग फायरिंग के तरीके पढ़ने के बाद अच्छे फायरर बन जाओगे, क्योंकि अच्छा फायरर बनने के लिए एक तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है जो यहाँ आपसे करवाई जाएगी, और दूसरा हर इंसान में एक कुदरती सलाहियत भी होती है निशानेबाजी की। अलबत्ता ये बात कंफर्म है कि इन उसूलों को सीख कर और फायर करते वक्त मद्देनजर रखते हुए आपके फायरिंग रिजल्ट पर काफी असर पड़ेगा। और अब आप लोगों की टी ब्रेक का टाइम हो गया है, इसलिए आप जा सकते हैं। दूसरे ग्रुप को उनके इंस्ट्रक्टर ने पहले ही ब्रेक दे दी थी। वो तमाम आपस में घुल मिलकर कैफे की तरफ बढ़ गए। शेरे को पेशावर आए दूसरा दिन था। यहाँ आते ही बगैर आराम किए वो अकबर अली खान की टोह में लग गया। गाइड के तौर पर वो अजब खान को साथ लाया था। इन 2 दिनों में उसने अकबर अली के मुताल्लिक काफी मालूमात इकट्ठी कर ली थी। अकबर अली जिस पाए का बिजनेसमैन था, उस लिहाज से उसके बदखाहों में 2-3 बिजनेसमैन ही निकले जो उसके हम पल्ला या थोड़ा बहुत करीब समझे जा सकते थे। इसलिए शेर खान का वो मंसूबा जो वो कराची से सोच कर आया था काबिल अमल न रहा। मजबूरन उसे तर्क करते हुए वो कोई काबिल अमल तरकीब सोचने लगा। जल्द ही उसके शैतानी दिमाग में एक मौजू तजवीज आ गई। उसका नाम गुलजेब खान था। अकबर अली के साथ उसकी चपकलिश उरूज पर थी। इन दोनों के झगड़े का बायस एक प्लॉट बना। बाद में और कई वजूहात भी शामिल होती गईं और आखिरकार वो दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए थे। इस जंग में मजमूई तौर पर अकबर अली खान का पल्ला भारी था, लेकिन गुलजेब खान किसी भी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं था और अकबर अली के खिलाफ मैदान में डटा हुआ था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इतनी रकाबत और नफरत के बावजूद वो अभी तक एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं बने थे। उनकी इसी रकाबत को आड़ बनाकर शेर खान ने एक अनोखी तजवीज सोची। वो उस वक्त 2 पेशेवर कातिलों के सामने बैठा उनसे बातचीत में मसरूफ था, जिनमें एक का नाम सरदार खान और दूसरे का शमशीर था। सरदार खान बोला, 1 लाख पेश की और 1 लाख काम हो जाने के बाद लेंगे। शेर खान उसका मुतालबा कबूल करता हुआ बोला, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, बल्कि उसे दरखास्त समझो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सरदार ने पूछा, जी हुक्म करो। सेठ गुलजेब खान के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। सरदार ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, सेठ गुलजेब, आपका मतलब है वो बिजनेसमैन गुलजेब जो है? शेरा मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल वही। उनकी ख्वाहिश है कि अकबर अली खान को मरते वक्त अगर ये पता चल जाए कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है तो गुलजेब साहब की खुशी दोबाला हो जाएगी। सरदार बोला, नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकबर अली खान कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि वो तो आपके सेठ से भी बड़ा बिजनेसमैन है। हम उसे दूर मार राइफल ही से हलाक कर सकते हैं। उसके करीब जाना हमारे लिए मुश्किल होगा। शेर ने कहा, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, अलबत्ता अगर मौका न मिले फिर जिस तरह भी हो ये काम कर गुजरो। सरदार बिगड़ गया, बोला, अजीब बात करते हो, कोशिश करें। हमने अकबर अली खान पर अंधाधुंध हल्ला नहीं बोल देना, पहले मंसूबा बनाना है, छोटी छोटी जुजियात का जायजा लेना है, हमले के लिए जगह का तयन करना है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं, या किसी फिल्म का सीन तो नहीं है कि जो हीरो साहब की ख्वाहिश हो वैसा ही हो। शेरा नादिम हंसी के साथ बोला, आप तो खफा ही हो गए, मैंने कोशिश करने की बात की थी। सरदार हतमी लहजे में बोला, कोशिश भी नहीं हो सकती। शेर ने नर्म पड़ते हुए कहा, ठीक है सरदार साहब, आपको जिस तरह आसानी हो वैसे ही कर लें। और सरदार के चेहरे पर इत्मीनान के आसार जाहिर हो गए। हालांकि वो ये नहीं चाहता था कि ये सारा ड्रामा शेर खान ने उस तक गुलजेब खान का नाम पहचानने के लिए किया था, ताकि उसे यकीन हो जाए कि अकबर अली को खत्म करवाने वाला गुलजेब खान है। बलवंत की चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था। उसे इन्वेस्टिगेशन सेंटर में लाते ही आतिफ के हुक्म से पूछगिछ शुरू हो गई थी। तफ्तीश करने वाले दोनों बंदों को उसने हुक्म दिया था कि जितनी जल्दी हो सके उससे अपने बंदों के एड्रेस उगलवाए जाएं, ताकि उनके संभलने से पहले उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा सके। बलवंत एक मंझा हुआ एजेंट होने के बावजूद ज्यादा देर इस गैर इंसानी तशद्दुद का सामना न कर सका। दाएं हाथ की 5 उंगलियों के नाखूनों से महरूमी के बाद उसने आफियत इसी में समझी कि जबान खोल दे, और ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि हकीकत उगलवाए बगैर वो उसे छोड़ने वाले नहीं थे। बलवंत की हालत देखकर मतलूब क्लर्क पर भी इतनी दहशत छाई हुई थी कि गोया उसके जिस्म से सांस ही निकल गया हो, मगर उसकी तरफ फिलहाल कोई मुतवज्जे नहीं था। तमाम की तवज्जो बलवंत की तरफ मबजूल थी। वो कराहते हुए बोला,
हमारे सरबराह का नाम राम प्रताप चंद है। यहाँ पाकिस्तान में वो मिर्जा ताहिर हुसैन के नाम से मारूफ हैं। उसका कोड नाम पाशा है। वो तकरीबन 15 साल से यहाँ मुकीम है और अब थोड़े अरसे बाद ही उसका भारत वापसी का इरादा है। उसके कायम मकाम के लिए चंद्रपाल उर्फ चंद्रू को भेजा गया है। यहाँ उसका नाम कमरुद्दीन है। पाशा चंद्रपाल को आहिस्ता आहिस्ता सारी जिम्मेदारियां समझा रहा है। इन दोनों के बाद मेरा और विक्रम का नंबर है। विक्रम का काम यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाना है। खुदकुश धमाके, रिमोट कंट्रोल बम धमाके, टाइम बम धमाके, ये सारे उसकी अमलदारी में आते हैं। मुझे यहाँ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मुझसे पहले खादिम हुसैन था। आप लोगों की नजरों में आ जाने की वजह से उसे हमने खुद धमाके में उड़ा दिया था। उसकी जगह पर मैं पोस्ट हुआ हूँ। मेरा काम पाकिस्तान के खुफिया राज किसी भी तरीके से हासिल करके अपने वतन भेजने होते हैं। आतिफ ने उसे टोका, ये सारी तफसील बाद में बताना। फिलहाल प्रताप चंद उर्फ पाशा, विक्रम और अपने घर के एड्रेस से आगाह करो। जवाबन बलवंत ने तीनों के घरों के एड्रेस दोहरा दिए। आतिफ ने कहा, इसके अलावा दूसरी रिहाइश गाहें भी तो होंगी। मेरा मतलब ऐसी रिहाइश गाहों से है जो तुम लोगों ने खराब हालात के लिए बनाई होंगी। बलवंत उन कोठियों का एड्रेस दोहराते हुए बोला, पाशा साहब की 2 कोठियां और भी हैं। इनके अलावा मुझे पाशा की किसी और रिहाइश का इल्म नहीं। जबकि विक्रम उमूमन अपनी रिहाइश गाह बदलता रहता है। मैंने उसकी मौजूदा रिहाइश गाह का पता बता दिया है। आइंदा वो किधर मुंतकिल होगा इससे मैं लाइल्म हूँ। आतिफ ने कहा, इसके अलावा तुम्हें अपने जितने एजेंटों के एड्रेस मालूम है वो भी बता दो। इस मर्तबा बलवंत का जवाब नफी में था। बोला, फील्ड के तमाम एजेंटों को विक्रम हैंडल करता है। मुझे उनमें से किसी का एड्रेस भी मालूम नहीं। आतिफ ने कहा, तेरे अपने मातहत कोई बंदा नहीं। बलवंत ने कहा, 2 हैं और दोनों मेरे साथ ही रिहाइश पजीर हैं। बलवंत की बात खत्म होते ही आतिफ तफ्तीश करने वाले दोनों अफराद से मुखातिब हुआ। फिलहाल इसे कुछ न कहो, मैं जरा इसके बताए हुए एड्रेस चेक कर लूं, वापसी पर बातचीत होगी। ये कहकर वो टॉर्चर रूम से बाहर की जानिब चल दिया। वो जल्द से जल्द उनकी रिहाइश गाहों पर हल्ला बोल देना चाहता था, क्योंकि ताखीर की सूरत में मुजरिम फरार हो सकते थे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।